बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, DGISPR की जानिब से आज कहा गया कि पाक आर्मी कौमी फ़ौज है जिसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना किसी सियासी जमात की हिमायत है, ना ही मुखालफत। पाक फ़ौज खुद एहतसाबी के निज़ाम पर यकीन रखती है। ये निज़ाम इंतहाई शफ़ाफ और मजबूत है जो शवाहिद की रोशनी में फैसले करता है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर के जलसे की इजाज़त देते हुए 42 शराइत पर मुश्तमिल NOC जारी कर दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज जो है DGISPR की जानिब से कहा गया है कि पाक फौज खुद एहतसाबी के निज़ाम पर यकीन रखती है और ये निज़ाम इंतहाई शफ़ाफ और मजबूत है जो शवाहिद की रोशनी में फैसले करता है। देखिए जी, पाकिस्तान की जो तारीख़ है जी, उसमें एक तो रवायती जुमला हमने बहुत दफ़ा सुना है, ठीक है, कि जो फ़ौज है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेती। रवायती तौर पे होता है। ये जो ISI है, ये इसका पॉलिटिकल विंग जो है ये 70 की दहाई में बनाया था। भुट्टो साहब के दौर में ये अमेंडमेंट हुई थी कि जिसमें एक पॉलिटिकल रोल ISI को दिया गया था। उसके बाद कई दफ़ा फिर ये बात हुई, लेकिन भुट्टो साहब के बाद तो खैर जनरल ज़िया उल हक खुद आ गए थे। लेकिन उसके बाद भी फिर ये हुआ कि 90 की दिहाई में हमें मुसलसल फ़ाल जो है वो ISI का जो पॉलिटिकल विंग है वो नज़र आया। फिर जो है वो उसके बाद भी जो है वो कैनी साहब ने एक दफ़ा कहा था कि फ़ौज अलग हो रही। ये वो बयानात रवायती हमने हमेशा सुने हैं। एक जो बात पहली दफ़ा कही गई है, अच्छा, इसी तरह से जो दहशत गर्दी के हवाले से, देखिए वो दहशत गर्दी और सिक्योरिटी तो कांस्टेंट फैक्टर है, कांस्टेंट। जो बात जिस तरह इसको मैं रीड कर रहा हूँ ना, मैं हो सकता है अपने कुछ अपने ज़ाती ख़यालात के बुनियाद के ऊपर एक इसको इस तरह से रीड कर रहा हूँ, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। ये से पहले जो ISPR के मैसेजेस आए हैं, हो सकता है मेरी ये खुशफहमी हो इस बात के, कोई आप समझ लें कि काफ़ी इम्कानात हैं, 90-98% इम्कानात हैं कि ये खुशफहमी हो। लेकिन मैं इसको इस तरह से रीड कर रहा हूँ कि फ़ौज की तरफ से पहली दफ़ा ये मैसेज आ रहा है कि कोई भी शख्स एहतसाब से बालातर नहीं है। और फ़ौज में मैंने कभी, और मामलात के ऊपर तो बहुत कोर्ट मार्शल्स हुए हैं ना जी, होते रहते हैं, रवायती खबरें कुछ बाहर आती हैं, नहीं आती। मैंने अवजूहात जो भी हों जनरल फैज़ के ऊपर, और बहुत सारे उनके मामलात हैं, लेकिन जो उनको जो केस है, जो केस बना है, वो बना है करप्शन का। मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट। उनके ऊपर कुछ कोई और भी हो सकता था ना मामला, वो 9 मई में भी हो सकते थे, किसी और जगह हो सकते थे। जो मुख्तलिफ बातें हम सुन रहे हैं, मतलब है कि अब ज़ाहिर है कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये कि सुन रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर जो केस बना है वो बना है करप्शन का, एहतसाब का। और जो DGISPR हैं, उन्होंने जो इससे पहले भी बात की, और उस दिन भी जो इनकी बात सामने आई कि रुथलेस अकाउंटेबिलिटी फ़ौज के अंदर जो है वो होगी और कोई भी शख्स जो है वो कानून से बालातर नहीं है। मैंने कहा ना ये मेरी खुशफहमी हो सकती है, लेकिन मैं इसको जितना रीड कर रहा हूँ ये पहले नहीं हुआ। और साथ ही वो ज़ाहिर है कि टेररिज्म के हवाले से, और वो तो एक जो अफसोसनाक सानहा पेश आया है, और मुसलसल शहादतें, और ये तो एक बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है फिर इस्तेमाल हो रही है उसकी सरजमीन। लेकिन बहरहाल जो असल मैसेज जिसको मैं रीड कर रहा हूँ, मैंने कहा ना कि मेरा हो सकता है बिल्कुल मैं इसको गलत रीड कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मैं जिस तरह इसको समझ रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कि कोई भी शख्स जो है वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो और कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं है, नंबर 1। उसका जो नंबर 2 हिस्सा है वो ये है कि हम अपने अदारे में फ़ौज एहतसाब कर रही है, और बाकी अदारों का भी काम है कि वो भी करें। अच्छा, बाकी अदारे भी करें,
इसका मतलब है कि बाकी अदारे कौन कौन से हैं जो एहतसाब कर सकते हैं? अदालत, लेकिन अदालत जो है वो भी अपना खुद एहतसाब करे जैसे फ़ौज कर रही है, तो अदालत भी करे। अदालत में आपको पता है, ये आज एक दूसरी खबर जो आई है, ये बाजवा साहब के भाई के हवाले से। बाजवा, जनरल बाजवा के जो भाई हैं वो माशाल्लाह बड़े भाई उनके 73 साल के हैं, और वो 1977 में PIA में गए थे। 1977 से आप ये 2024, और PIA ज्वाइन करके फिर बरतानिया में पोस्ट हो गए। बरतानिया में पोस्ट होने के बाद उन्होंने वहाँ की नेशनैलिटी ले ली, और फिर वो रिटायर नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो बरतानवी कवानीन के मुताबिक जो है वो जब तक इंसान सेहतमंद है तो वो रिटायर नहीं होता। तो उनको जाली डिग्री के ऊपर, उनको इस बात पे नहीं कि उनकी उम्र ज़्यादा है, क्योंकि वो तो मतलब उनकी डिग्री जाली निकली है इंटर की। 1977 से वो PIA में थे, और चूंकि वही मुकीम थे तो वहाँ के कानून उन्होंने कहा नहीं दूंगा। फिर कोई पीछे से दबाव डाला कि उनसे वो उनको हटाया गया, जबरी रिटायर किया गया, पब्लिकली ऐलान किया गया कि इनको हटाया जा रहा है, क्योंकि वो वहीं की नेशन। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि इकॉनमी आपकी, उसकी बुनियादी वजह क्या है इकॉनमी नीचे जाने की? नंबर 1 तरजीहात, नंबर 2 बिल्ली को छींचड़ों की हिफाजत के लिए बिठाया हुआ है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम के अंदर, पूरी अरेंजमेंट में। इससे पहले भी, उससे पहले भी, उससे खान साहब के दौर में क्या था? ये जो कई इधर से उधर लोग हो गए, देखिए मैं चंद को तो ज़ाती तौर पे जानता हूँ, जैसे उमर चीमा, मुझे नहीं पता कि क्या उनके ऊपर केस किस नौयत का है और क्या, लेकिन वो तो करीब ही नहीं थे। या जैसे यास्मीन राशिद साहबा को भी देखते हैं कि अदालत में मुकदमा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनमें से कईयों को तो उनकी करप्शन की फाइलें, इतलात ये हैं कि करप्शन की फाइलों के ऊपर वो इधर से उधर फुदक के चले गए। तो करप्ट टू द कोर थे। अच्छा, करप्शन ये भी नहीं है कि कोई छोटी मोटी, बहुत बड़े बड़े लेवल पे हाथ पैर सबने उस वक्त। अब इशू ये है, अच्छा मुझे अब ये बताएं जरा, खान साहब के साथ एक मामला देखें, वो किधर है जब तक सूरज चांद रहेगा? ये जो बात है, ये मैंने कितनी दफ़ा इस नशिश में कही थी कि उस्मान बुज़दार को कुछ नहीं होगा। देखिए मैं बहुत ज़्यादा मुल्क की सियासत पे बात नहीं करता, लेकिन मैंने कोई वजह थी तो उस वक्त ये कहा था कि और कहीं आपको दूर दूर तक उस्मान बुज़दार नज़र आए? या आखिरी उनकी तस्वीर आई थी झील के किनारे, वो जो है वो चप्पू चला रहे थे, और उधर से महमूद खान साहब, और इधर से उस्मान बुज़दार साहब, और उधर से उससे पहले परवेज़ खटक साहब। तो बात यह है कि ये और बाकी जो लोग थे सारे, तो सवाल ये पैदा होता है कि अब असल इशू तो देखिए, शख्सियात मैटर नहीं करती, मुल्क मैटर करता है ना, कानून मैटर करते हैं। आज कोई है कल नहीं है, हमारा नहीं पता एक कहाँ से, मुल्क मैटर करता है। मुल्क में अगर मेरी खुशगुमानी दुरुस्त है तो मैं इसको इस तरह से रीड कर रहा हूँ कि फ़ौज की तरफ से पहली दफ़ा ये मामला, अब देखिए जो असल बात है ना वो ये है कि बाकी तो तफ्तीश होगी ना, 9 मई आगे भी, वो जो भी है, जो हाथ डाला है वो करप्शन पे डाला है। और फ़ौज ये कह रही है कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है, और फील्ड कोर्ट मार्शल या जो भी वो हो रहा है वो बड़ा सख्त है। तो अब अगर फ़ौज अपने अंदर खुद कर रही है तो अदालत क्यों नहीं करेगी, और पुलिस क्यों नहीं करेगी, और जो हमारी एलीट है जो खा गई है इस मुल्क की मईशत को, ये मईशत का सत्यानाश हो गया। कर्जा कितना लिए, कभी कर्जा कमीशन बनता है वो फिर गायब हो जाता है, कभी गंदम कमीशन बनता है वो भी गायब हो जाता है, कभी एक शुगर कमीशन बनता है, इसे गायब कौन करता है? ये रिपोर्टें कौन गायब करता है? ये सारे जो हैं फिर आखिर में एक जगह बैठते हैं
इसका भाई उस पार्टी में, इसका भाई उस जगह, इसको एक को वकील बना दो, वो आगे जाके जज बन जाएगा, उसको पुलिस में करवा दो, ये पार्टी में चला जाए, वो दूसरी पार्टी में चला जाए, तीसरा जो है वो कारोबार कर रहा है। तो भाई इस तरह मुल्क चलता है कभी? और ये झगड़ा जो होता है ये पावर गेम या हंगर गेम कहता हूँ मैं इसको, और ये एलीट्स के दरमियान की लड़ाई होती है। इसमें कोई स्कूल टीचर, कोई डॉक्टर, कोई ताजिर सड़क पे चलता, कोई आम शख्स, कोई खातून खाना, कोई स्टूडेंट्स, उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं। ये तो एलीट्स की लड़ाई हो रही है। वो जी क्या है, वो इलेक्टेबल है जी। इलेक्टेबल यानी इलेक्टेबल से क्या मतलब है? उन इलेक्टेबल जो है उसके उनके जाके देखें ना इलाके में क्या है, कितने स्कूल बने, कितने कॉलेज बने, और अगर वो इतने सालों से इलेक्टेबल हैं और उनके इलाके में तरक्की नहीं हुई तो उनके साथ वो करना चाहिए जो, अच्छा खैर छोड़ें इस बात को, क्या करना चाहिए उसको छोड़ें, ज़रा चलते हैं नॉर्थ कोरिया जी। अब ये इस जुमले को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। पाकिस्तान की सियासत को छोड़ के मैं शुमाली कोरिया जा रहा हूँ, और शुमाली कोरिया के बाद फिर मैं बाकी कुछ डिस्कस करूँगा। शुमाली कोरिया में बड़े भयानक सैलाब आए हैं इस दफ़ा। ये जो क्लाइमेट चेंज की मुसीबत है जिसके नतीजे में आप देखें कि ये फ्लडिंग बांग्लादेश में, भारत के बड़े इलाकों में, पाकिस्तान में वही वाइल्ड फायर है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये क्लाइमेट एक इतना बड़ा इशू है जो शायद जिसके बारे में कहा जाता है ये न्यूक्लियर से बड़ी थ्रेट है दुनिया को, क्लाइमेट चेंज, जिसके ऊपर दुनिया की तवज्जो ही नहीं है। अब जो वहाँ पर जनाब सैलाब आए और बड़े बुरे सैलाब आए, तो वहाँ पर जो उनके प्रेसिडेंट हैं किम जोंग यून, वो कश्तियों में बैठ के खुद सैलाब के इलाकों में गए। उन्होंने पहले गवर्नर को हटा दिया, बरतरफ कर दिया, सैक किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने पार्टी का जो चेयरमैन था उसको हटा दिया, उस पूरे इलाके का जहाँ पर काम नहीं हो रहा था। फिर वहाँ के पुलिस चीफ को हटा दिया, और फिर वो खुद उन इलाकों में जाते रहे। देखिए आप छोड़ दें वहाँ अमरीयत है, वहाँ जमहूरियत है, वहाँ छोड़ दें क्या है नॉर्थ कोरिया को, जो भी सिस्टम है उनका वो जाने, उनके लोग जाने। अब जनाब पता चला कि सैलाब के अंदर लोग, अफसरान जो हैं उन्होंने सही तरह से पहले काम नहीं किया, वो तो जिसके नतीजे में तबाही ज़्यादा हुई, काफ़ी जाने गई लोगों की। एक तो कुदरती आफत की वजह से गई, दूसरा गलती की वजह से गई, करप्शन हुई होगी, कोई कोताही हुई हो। अच्छा, करप्शन में सिर्फ माली करप्शन नहीं है, अगर आपने गलत आदमी को गलत जगह बिठाया हुआ है वो भी करप्शन है। अगर आपने एक 2 नंबर आदमी को एक सही जगह पे आपने अच्छी जगह बिठा दिया तो वही इकोनॉमी आपकी वही हिटमैन वाली थ्योरी है ना, कि हम उन लोगों को बिठा देंगे वहाँ जाके। और वो क्या कहता है, वो तो नहीं कहता है कि हमला कर देंगे हम, नहीं, वो कहता है कि हम बदउनवान लोगों को वहाँ बिठा देंगे, उसके नतीजे में मुल्क तबाह हो जाएगा। अब जनाब शुमाली कोरिया में क्या हुआ है, ये मैं कोट कर रहा हूं 14th स्लाइड, न्यूयॉर्क पोस्ट। किम जोंग यून ने 30 अफसरान की गर्दनें उड़ा दी जो इन तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार थे, ठीक है। ये गार्डियन इसको कोट कर रहा है इस तरह से, 15वीं स्लाइड, नॉर्थ कोरिया में हैव एग्जीक्यूटेड ऑफिसर्स ऑफ फ्लड रिस्पॉन्स। 15th स्लाइड, लोगों की जानें गई हैं ना, लोग मर गए हैं भाई, आप कत्ल है ये, लोग आपकी कोताही की वजह से, करप्शन की वजह से लोगों की जानें चली गई हैं। ये कत्ल है, ये मतलब करप्शन की है ना आपने, उसमें लोग मर गए हैं। किसी अस्पताल में दवाइयाँ खाई गई हैं, किसी जगह पर लोगों की इमरजेंसी अस्पतालों में काम नहीं करती, कहीं सड़क के गटर के ढकने गायब हो रहे हैं, कहीं बच्चे गिर रहे हैं, तो ये कत्ल है, ये करप्शन नहीं, ये कत्ल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ये गर्दन उड़ा दी, मार दिया, खत्म। ठीक है, वो उसका जो यूं है ऐसे है, वो तो मैं बड़ा नजरियाती हूँ फलाना, उन्हें खत्म। तो इसका ताल्लुक पाकिस्तान के हालात से नहीं है, लेकिन बस मैंने कहा ये ज़रा मैं आपको बताऊं कि दुनिया में इस तरह भी होता है करप्शन पे, कि करप्शन जो जिसके नतीजे में जाने चली जाए लोगों की, उनको जो है वो 302 कटता है उन पे।
अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि बड़े तारीखी दिन हैं अगले, बहुत। एक तो मेरी बहुत, सबकी दुनिया में दुआ है, पाकिस्तान भी उसी ब्लॉक का हिस्सा है, और यानी कश्मीर और गज़ा को पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ऐसा है कि अपने इतना ज़्यादा पाकिस्तान कश्मीर और गज़ा को एक साथ जोड़ता हुआ नज़र आया है पिछले कुछ अरसे में। तमाम सियासी जमातें, तमाम मकातब फ़िक्र, और लोग तो गए यहाँ से, सिराजुल हक साहब गए, उसके बाद हाफिज़ नईम साहब गए, मिले जाके इस्माइलानिया से, उसके बाद भी ताज़ियत के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो बाकायदा बड़े यहाँ पे इज्तिमात की, जमात इस्लामी ने और मौलाना साहब ने और बाकी लोगों ने। और ये भी अच्छा हुआ कि हमारी तलखी ईरान से जो पैदा हुई थी, इब्राहिम रईसी साहब दुनिया से रुखसत होने से पहले पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और बहुत सी मोहब्बतें दे के और मोहब्बतें ले के यहाँ से गैर मामूली तौर पे, जितना उनका अच्छा दौरा था और वो बस दुनिया से गए। लेकिन यह है कि वो तो तलखियाँ ख़त्म हुई और हमारा बरादर मुल्क, लेकिन जो एक बहुत बड़े इवेंट्स दो किसी मंतकी इंजाम तक पहुँच रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये मैं नहीं जानता, उसके बाद आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता। दोनों सूरतों में, एक तो सूरत यह है कि जो ये नेतन्याहू नामी शख्स है, इसने पिछले 48 घंटे में 2 दफ़ा तकरीरें की हैं। एक दफ़ा इसने हिब्रू में की है और एक दफ़ा इस आदमी ने इंग्लिश में की है, और इसकी सुई अटकी हुई है कि वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है उसके ऊपर भी फ़ौज रहेगी और अंदर भी रहेगी और ऐसे और वैसे और ये और। अब जनाब मिस्र ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया, और मिस्र के साथ साथ फिर 5 अरब ममालिक भी खड़े हो गए, जिनमें सबसे आगे सऊदी अरेबिया। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता वो मिस्र के साथ। और फिर तुर्की भी खड़ा हो गया, क्योंकि और वैसे भी तुर्की का एक स्टांस, वैसे इस जो अभी करंटली जो टर्की और इजिप्ट करीब आए हैं उससे हटके भी टर्की का स्टांस बड़ा क्लियर रहा है फ़लस्तीन के बारे में। पाकिस्तान की भी कभी कोई उबहाम नहीं रहा फ़लस्तीन के मामले पे, और 2 रियासती हल, पूरी दुनिया और पाकिस्तान उस बड़े ब्लॉक का हिस्सा। अब जनाब इसने 2 दफ़ा तकरीर की, और 2 दफ़ा तकरीर में तो सऊदी अरेबिया इजिप्ट के साथ, टर्की इजिप्ट के साथ, यूएई इजिप्ट के साथ, कतर इजिप्ट के साथ, सब अरब दुनिया भी सारे कि ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है यहाँ पर भी नहीं और इसराइल के अंदर भी। पहला जो मरहला है उस मरहले में 30 से 50 के करीब जो है, 30 गालिबन 30 की फिगर है, 30 जो हैं वो रिहा होंगे जो यरगमाली हैं हमास के पास, और उसके बाद जो है वो सिर्फ गुंजान आबाद इलाकों में चंद थोड़ी तादाद में इसराइली फ़ौज रह जाएगी, लेकिन वो जो है कि नॉर्थ और साउथ के दरमियान फ़लस्तीनियों की वो जारी रहेगी, पहला मरहला। और साथ ही कितने कौन से लोग रिहा होंगे पहले मरहले पे उधर से, उस तरफ से 800 उनके नाम, और फिर ये कि उसमें से कितने लोग गज़ा में रहेंगे, कितने लोग जो हैं वो उनको मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा, जला वतन कर दिया जाएगा, ये इश्यूज़ हैं। 18 पैराग्राफ्स उस मुआहदे के हैं जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने पेश किया था दुनिया के सामने, और जिसको सिक्योरिटी काउंसिल, 18 में से एक इतना यह है कि सिर्फ एक पैराग्राफ रह गया जिसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ, और बाकी सारे पैराग्राफ जो हैं उन पे इत्तेफाक हो गया है। इसराइल जो है उसके बारे में मैं उसका नेतन्याहू का भी बताता हूँ नुक्ता नज़र, और उसके बिल्कुल फाइनल अब मामला तय हो रहे हैं कि जैक सलिवन चाइना से ये बात करके आए हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो बात होती है तो फिर कोई नेतन्याहू तो ये कोई। अच्छा, अब जो है वो जर्मन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बड़ा ज़बरदस्त यूरोप का रोल रहा है,
EU का रोल बहुत ज़बरदस्त है, अफ्रीका, EU, पूरी दुनिया का रोल बहुत ज़बरदस्त रहा है। कई मैंने कहा ना, मतलब जो वेस्ट है उसने, उनके लोगों ने, अवाम ने गज़ा के साथ खड़े होने में कसर कोई नहीं छोड़ी। ठीक है, कैंपस, सड़कें, जो कुछ होता रहा है, डॉक्टर्स उनके NGOs, उनके क्या WHO, क्या यूनाइटेड नेशन, पूरी दुनिया खड़ी हुई है। अब जनाब वहाँ पर एक तो बड़ी खबर यह आई कि जो हॉस्टेजेस हैं, हॉस्टेजेस के जो यरगमाली हैं हमास के पास, उनके अहले खाना ने बाइडन से ये कहा कि आप नेतन्याहू को पे 3 हरूफ भेजें और इसराइल को भी एक तरफ फेंकें और आप हमास से बरह रास्त बात करें। इस पूरे मुआहदे में आपको हमास को लाने की, इसराइल को लाने की जरूरत ही नहीं, हमास से बरह रास्त बात करें और इजिप्ट से करें, कतर से करें, आप हैं, बाकी दुनिया खड़ी है, आपको इसराइल से बात करने की जरूरत क्या है? NBC कोट कर रहा हूं, 5th स्लाइड। आपको इसराइल से बात करने की जरूरत क्या है भाई? नेतन्याहू के चक्कर में आपने जो है वो आधी दुनिया, 5th स्लाइड NBC न्यूज, आपने जो है कत्लेआम जारी रखा हुआ है। अब इसराइल को साइड पे फेंकें। हॉस्टेजेस फैमिलीज, डील विद हमास दैट डजंट इंक्लूड इसराइल, डील करें उनके साथ, मामला हल करें। अच्छा, और उसके बाद जो है वो दूसरी जो खबर है वो अभी इसी को, वो अलग बात हुई है इसराइल का मीडिया। 9th, US रिपोर्टेडली कंसिडरिंग डायरेक्ट होस्टेज डील विद हमास। 9th स्लाइड। अमेरिका सोच रहा है कि अब जरा साइड पे फेंक ही दें, इसराइल को फेंक ही दें और बाकी सारे फरीक, तो उनके अंदर से सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट भी तो साथ है भाई, मोसाद, आर्मी के लोग सारे वो एस्टेब्लिशमेंट साथ है। ये नेतन्याहू का मसला है सर्वाइवल का, जो कल थॉमस फ्रीडमैन ने लिखा है। तो अमेरिका कंसिडर अब ये कर रहा है कि हमास से डायरेक्ट बात करें, सब राजी, तो इनको फेंके साइड पर उठा के नेतन्याहू को, और उनके लोग, उनके खुद लैपे तो हुकूमत सारी, उनके सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट साथ है। और ये जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं बेयरबॉक, ये बड़ी ज़बरदस्त खातून है। ये सऊदी अरेबिया आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मिली हैं, फिर ये इसराइल जाएंगी, जॉर्डन जाएंगी और ये मगरबी किनारे का दौरा करेंगी। तो ये इनका 11वां दौरा है जब से गज़ा की जंग शुरू हुई है। 11th यानी यूरोप का इतना है कि सीज फायर, पीस, यूरोप, सारे दुनिया पूरी। अब जनाब सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू माने या नेतन्याहू ना माने, दोनों सूरतों में ये उनकी तरफ से जो है ये राइटर्स, 1st स्लाइड, तेज हो गए हैं अमेरिकन्स, तेज 1st स्लाइड, कि जल्द से जल्द वो एक सीज फायर प्रपोजल पेश कर दें। और उसमें वो ये भी सोच रहे हैं बकौल इजरायली मीडिया के कि हाँ, इसराइल से बात करने की जरूरत ही नहीं है, इसराइल से बात करने की जरूरत ही नहीं है, उनकी फौज से बात होगी, फौज हट जाएगी पीछे, या जो भी होगा फौज डायरेक्ट बात करेगा, बाइडेन इंतजामिया डायरेक्ट बात करेगी। और उसमें जो है वो, बल्कि उनकी तरफ से ये जो 2 तकरीरें हुई हैं आज उनके मीडिया की तरफ से, ये CNN, ये ब्रेकिंग है CNN की 2nd स्लाइड, US ऑफिशियल्स लेज आउट न्यू डिटेल्स ऑन गजा सीज फायर टॉक्स, सेज के नेतन्याहू कमेंट्स ऑन फिलाडेल्फी कॉरिडोर नॉट कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, और वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है 3rd के नेतन्याहू कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज कंफ्यूज सीज फायर टॉक्स। सीज फायर टॉक्स जो हैं अपनी हतमी शक्ल लेने जा रही हैं। अच्छा, एक तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, उसको बताता हूं भी क्या हुआ है, लेकिन 90% मुआहदा हो गया है। अच्छा, 1 पैराग्राफ है या 3 पैराग्राफ है। मेरी एक खबर ये, एक तो देखें, एक तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर, उसको तो आप छोड़ दें, उसको मैं बताता हूँ भी क्या हुआ है। ये जो गज़ा और मिस्र के दरमियान जो गांव था, वैसे गज़ा तो पूरा ही गांव था, लेकिन रफ़ा का जो इलाका है जो तकसीम हो गया था बीच में, बड़ी बदकिस्मती है, बहुत एक उस खत्ते की एक बड़ी ट्रेजेडी है और जो बढ़ती जा रही है। लेकिन जो है वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 90% जो है गज़ा की डील मुकम्मल है। अब ये इसराइल का मीडिया,
उन्होंने यरूशलेम पोस्ट वालों ने 6 स्लाइड मैं कोट कर रहा हूँ क्योंकि ताकि हम उसको एग्जैक्ट एक्यूरेट कोट करें कि कहाँ से ये 90% यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है यरूशलेम पोस्ट से कि डील डन है और होस्टेजेस प्रिजनर्स जो हैं वो एक स्टिकिंग पॉइंट है कि कौन कहाँ पे रहेगा, किधर रहेगा, ठीक है ना। और ये देखें इसके नीचे क्या लिखा है, अमेरिकन फैमिलीज ने अर्ज किया प्रेसिडेंट बाइडेन को कि डायरेक्ट डील करो हमास से एक्सक्लूडिंग इसराइल। अब एक खप पड़नी है ना, वहाँ पड़ गई, क्योंकि देखें ये तो जब आपने कह दिया अमेरिका ने कि तो हो गया ना, फिर उसकी अपनी पोजीशन बड़ी दुनिया में अजीब सी हो रही है ना, कि मतलब है कि अजीब पोजीशन हो गई कि भाई नेतन्याहू नहीं सुन रहा, नेतन्याहू नहीं सुन रहा प्रेसिडेंट बाइडेन की, कैसे नेतन्याहू नहीं सुन रहा। और जैक सुलिवन, अब पहले तो वो उन्होंने कहा कि नहीं आगे रखो आगे रखो, वो हॉकिश हैं, लेकिन अब वो चाइना से होकर आए हैं तो वो बिल्कुल डव बन के वो। और लेकिन जो जिनको क्रेडिट जाता है वो ये कि लॉयड ऑस्टिन शुरू से स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी, ये उनका नुक्ता नज़र था। फिर उनका नुक्ता नज़र ये था कि जो आप देखें उन्होंने सिक्योरिटी वगैरह के लिए भेजा, लेकिन बहुत बड़े असॉल्ट्स नहीं किए उन्होंने यमन पे, उन्होंने एक हद तक कंटेन किया इस जंग को। विलियम बर्न्स ने कमाल की बात देखें, CIA ने और आर्मी ने कंटेन किया जंग को, इसको एक्सलेट होने से रोका है, डी एस्केलेट किया है, ये अजीब सी बात है। और वहाँ पर जो दूसरे न्यू कॉम्स बैठे हैं या हॉक्स बैठे हैं वो उसको, ठीक है, वो टिपिकल जो बुश के साथ होते थे, अच्छा उसी बरादरी के लोग। तो बहरहाल ये है कि अब ये मामला जो है ये आगे बढ़ रहा है तेजी से। अच्छा अब इधर क्या हुआ, फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे बड़ा किस्सा हुआ। अचानक एक साहब वहां पहुंच गए फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे, नेतन्याहू बोलता रहे, उन्होंने फिलाडेल्फी कॉरिडोर को दौरा किया और सिक्योरिटी के इंतजाम लिए और जायजा लिया, और उनका नाम है जनरल अहमद खलीफा, और वो हैं ये 8 स्लाइड कोट कर दें, खबरें सेंसिटिव हैं, मजेदार खबरें। ये जो हैं ये इजिप्शियन आर्मी के चीफ हैं, 8 स्लाइड एहराम, वो पहुंच गए जनाब, और उन्होंने वहां पहुंच के फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे गजा के साथ जो बॉर्डर है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, उसके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का जायजा लिया। वहां पहुंच के सामने इजरायली फौज खड़ी है उस तरफ, जिनको अभी हटना है पीछे, अबाउट टर्न होना है इनको। और मैं इसको समझने से कासिर हूं, लेकिन इसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी, असल बात यह है कि इसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी इसके बाद। और दूसरा ये है, आज उन्होंने कैमला हैरिस की मुस्कुराहट के बारे में प्यूटिन ने एक बात की है कि मुझे उनकी, मैं इसलिए वोट दूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा कैमला हैरिस को। प्रेसिडेंट प्यूटिन ने कहा, मैं ट्रंप को नहीं करूंगा, कैमला हैरिस को करूंगा, उनकी मुस्कुराहट की वजह से। अब वक्फा लेने के बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त दे दी गई है। बहुत सी शराइत भी साथ लगाई हैं, अब देखें जलसा किस तरह से होता है, कैसे, और उसका क्या असर पड़ता है। अब भी फैसला इसके बाद जाहिर है कि क्या हिकमत अमली होती है। मैं आपसे दूसरी एक बात करूं कि प्रेसिडेंट, ये एक तो हो रहा है कि ये सीज़ फायर की तरफ जा रहा है, और उसके बाद क्या हालात होंगे, उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी, ये देखना है सीज़ फायर होने के साथ ही। क्योंकि 600 ट्रक फौरी तौर पे अंदर दाखिल हो जाएंगे हर रोज़, और उनमें 50 ट्रक ऐसे होंगे जिसमें फ्यूल होगा, और साथ ही वो तमाम जो लोग हैं जिन्होंने गज़ा की अरसर नौ तामीर करनी है वो अंदर दाखिल हो जाएंगे, और बड़ी तादाद में जो ज़ख्मी हैं, जो बच्चे हैं, जो खवा, उनकी इमदाद, मतलब 600 ट्रक हर रोज़ अंदर वो खुल जाएगा गज़ा सीज़ फायर का ऐलान होते ही। और जो आर्मी चीफ हैं वो पहुंचे हैं बॉर्डर पे, इजिप्शियन आर्मी चीफ, उन्होंने दौरा किया। रजब तैयब अर्दोगन टर्किश प्रेसिडेंट और जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैं उनके दरमियान बड़े मुआहदात हुए हैं, ठीक है। उनका का दौरा कर रहे हैं तो एक तारीखी, जो तारीखी तो नहीं थी, अभी चंद सालों की तलखी वो ख़त्म हुई और दोनों मुल्क जो हैं ये करीब आए हैं दोबारा। तो अच्छा, जो प्रेसिडेंट प्यूटिन हैं, दूसरी बात यह है कि वो बिल्कुल जो फार ईस्ट है, पहले भी बहुत ज़्यादा हम जिक्र कर चुके हैं, बिल्कुल अगर फार ईस्ट देखें तो व्लादिवोस्तोक का जो बिल्कुल फार ईस्ट, जहाँ पर जो है वो पैसिफिक फ्लीट जिन जगहों पे मौजूद है, नेवल पैसिफिक फ्लीट्स जहाँ पे मौजूद हैं, वो फ्लीट्स जो कि जिन्होंने पिछले दिनों
हिस्सा लिया था चाइना के साथ मुख्तलिफ फ़ौजी मशकों में, और वो इलाका जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन उसको बड़ी अहमियत दे रहे हैं। नॉर्थ कोरिया भी वहीं से गए थे, ये वही जगह है जहाँ से वो ट्रेन में बैठ के नॉर्थ कोरिया और वापसी हुई थी, और ये वो जो पैसिफिक की जो साइड है, तो वहीं पे जो है वो एक बड़ी 3 रोज़ा तकरीब हो रही है। पहली दफ़ा तो नहीं हो रही, ये फार ईस्ट जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, EEF के नाम से, तो ये 2015 से वहाँ होती है। तो वहाँ पर ये गए हैं, और वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन ने, वहाँ पर कोई 40 मुल्कों के वफूद मौजूद हैं, जिसमें मलेशिया के अनवर इब्राहिम भी हैं, और चाइना के जो हैं वो हैंग जिंग हैं, जो कि उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इन्होंने जो है, और बहुत से मुल्कों की नुमाइंदगी है, कोई 5-6 हज़ार का एक वक्त वहाँ मौजूद है। लेकिन वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन ने 44 मिनट की तवील तरीन तकरीर की है। अच्छा, उनके मिनट्स काउंट होते हैं प्रेसिडेंट पुतिन की, कितनी लंबी तकरीर है, तो 44 मिनट्स की तकरीर, लंबी तकरीर है। अब इस लंबी तकरीर में उन्होंने 3-4 बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जो मेन गोल है वो यूक्रेन को, और जो रशिया का मेन गोल है वो कंप्लीट दोनबास को लेना है, दोनबास के पूरे इलाके को लेना है। और दूसरी जो बात है वो उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो उन्हें कामयाबी तेज़ी के साथ इसलिए हो गई कि जो कर्स के इलाके में जो यूक्रेन ने कोशिश की दाखिल होने की, उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त इंटरेक्शन किया लोगों के साथ प्रेसिडेंट पुतिन। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उसमें उन्होंने कहा कि ये जो का जो हमला था उसके नतीजे में ये तेज़ हो गई हमारी कामयाबी, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन का ख्याल ये था कि वो शायद जो हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं कि मिसकैलकुलेट किया उन्होंने ऊपर जाके इस वक्त। और इसमें जो एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जो टर्की के लिए उन्होंने कहा कि जो गैस है, अगर ये गैस यूक्रेन के थ्रू नहीं आती तो हम, अच्छा, टर्की को वैसे भी वो गैस हब बनाने का जिक्र कर चुके हैं। 2 गैस पाइपलाइंस ऐसी हैं जो डायरेक्ट रशिया से आती हैं टर्की, इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम टर्की को गैस हब बनाएंगे। ये प्रेसिडेंट पुतिन और तैयब अर्दोगन की मुलाकात के दरमियान ये बात सामने आई थी। अब उन्होंने ये कहा है कि जो टर्क स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है, 2 पाइपलाइंस हैं, तो ब्लू स्ट्रीम है और एक जो है ये टर्की स्ट्रीम है। ये रशिया से यूक्रेन वगैरह को बाईपास होकर डायरेक्ट आती हैं टर्की, और टर्की से फिर EU। अच्छा, जो अमेरिका है उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स में शामिल होने का जो फैसला है वो टर्की का फैसला, हमें कोई इतराज़ नहीं। नेटो का मुल्क है टर्की, देखिए डिप्लोमेसी कैसी ज़बरदस्त चल रही है मुल्कों की। नेटो का मेंबर है, रशिया के साथ है, रशिया कह रहा है नेटो मेंबर से कि हम इनके थ्रू गैस भेजेंगे अगर यूक्रेन के, और गैस लेनी हो यूरोप ने ले, नहीं लेनी तो ना ले। यूरोप के अंदर पहले ही एक जो है वो एक बड़ी राइट विंग पार्टीज इलेक्शन जीत रही हैं, वो पार्टी जो कि एंटी वॉर हैं और एंटी नेटो भी बयानी है उनका। तो एक प्रेसिडेंट पुतिन ने बड़ा, फिर उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ, उनसे पूछा कि आपको इलेक्शन में क्या देख रहे हैं, किसको फेवर करेंगे आप, क्योंकि बात ही चल रही है कि आप ट्रम्प के साथ हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कैमला हैरिस को सपोर्ट करूँगा, और कैमला हैरिस को मैं इसलिए सपोर्ट करूँगा कि उसकी जो जहरीली मुस्कुराहट है, अब इन्फेक्शियस को मुझे नहीं पता कि इसको कैसे इसका एग्जैक्ट इसकी किस तरह से इसको देखिए ना। पहले तो सीधे हम तो मीडिया कोट करते हैं, द टाइम्स बरतानिया का 31, वो कहते हैं बैकिंग कैमला हैरिस एज आई लव हर लाफ। यहाँ तक तो बड़ी कैमला हैरिस खुश हुई होंगी ज़ाहिर सुन के कि पुतिन उनकी मुस्कुराहट पसंद है। लेकिन फिर वो स्काई न्यूज़ इसको इस तरह से बता रहा है कि व्लादिमीर पुतिन क्लेम्स कि ही वांट्स इन्फेक्शियस कैमला हैरिस टू विन। इन्फेक्शियस, ठीक है। और ये जो राइटर्स है वो कह रहे हैं कि टीजिंग पुतिन सेज कि रशिया बैक्स कैमला हैरिस साइट्स हर इन्फेक्शियस लाफ।
अब वो खुद इन्फेक्शियस हैं, उनकी मुस्कुराहट इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन कैसे फैल सकता है मुस्कुराहट से? ये भी एक सवाल है जिस पे तिब्बी माहिरीन को सोचना चाहिए कि भाई मुस्कुराहट से ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है। और कह रहे हैं मुझे उसकी मुस्कुराहट पसंद है इसलिए मैं बैक कर रहा हूँ। ये द टाइम्स ने देखें, ये बरतानवी टाइम्स एक बड़ा अखबार है, उसने क्या लगाई है, आई एम बैकिंग कैमिला हैरिस 31 एज आई लव हर लाफ। चलें जी, तो ये उन्होंने ये बात कर दी। फिर उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ हमारे मामलात ये जो तय हो सकते हैं उसमें चाइना रोल प्ले कर सकता है, उसमें ब्राज़ील कर सकता है, उसमें इंडिया भी कर सकता है। ये बात उन्होंने उस वक्त कही है जब ये कल फाइनेंशियल टाइम्स वो छाप चुका है पूरी रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट को आज जो है वो एक तो उसको 39 स्लाइड हम दिखाएं तो यूक्रेन की मीडिया ने उठा लिया उस खबर को कि लीक डॉक्यूमेंट्स रिवील रशिया सीक्रेट ट्रेड चैनल विद इंडिया फॉर वॉर इक्विपमेंट। ठीक है, तेल के बदले असला, ये बड़ी खतरनाक बात है और सेंसिटिव टेक्नोलॉजी। और ये इंडियन मीडिया में भी चीज़ आ गई है। इंडियन एक्सप्रेस अगर देखें तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस 43rd स्लाइड जो है कि रशिया सोर्सिंग सेंसिटिव गुड्स फ्रॉम इंडिया फॉर इट्स वॉर एफर्ट्स, यूके डेली फाइनेंशियल टाइम्स। अच्छा, अब इसको जो इंडिया में इसको ये कहा गया है कि जी इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जो रशिया ने, टाइम्स ऑफ इंडिया 44 स्लाइड कि रशिया बिग इन्विटेशन टू इंडिया रेटल्स यूएस आफ्टर सीक्रेट एड मॉस्को वांट्स। अच्छा, ये मतलब है कि वांट दिस फ्रॉम दिल्ली। मतलब उन्होंने जो कल खबर छापी है अमेरिका ने, तो उसके नतीजे में रशिया और इंडिया और पास आ गए हैं। यही चाहता था अमेरिका। ओ भाई ये इतनी गलत, मुझे नहीं पता कि इसके क्या नतीजे निकलेंगे। देखें, अभी दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका जाना है और ये सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र हुआ है रशिया को, ये एक बहुत सीरियस चार्जशीट है प्राइम मिनिस्टर मोदी पे। मुझे नहीं पता कि वो राहुल गांधी ने भी जाना है जो उनके ऑपोजिशन लीडर हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जाना है अमेरिका। और ये इस दौरान ये चलता रहेगा कि जी आपने सेंसिटिव टेक्नोलॉजी कैसे दी है उनको। मोहम्मद यूनस जो हैं, डॉक्टर मोहम्मद यूनस, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने इंटरव्यू प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को ही दिया है। एक तो इस इशू को रिजॉल्व करें बजाय इसके कि ये कहें कि देखो यही अमेरिका चाहता था ना, हम रूस के और पास चले गए। ये गलत तरफ जा रहा है, ये गलत तरफ चला गया जो है ना, उधर से सारा पाबंदियां लग जाएंगी नेटो मुल्कों की तरफ से। इसकी वजाहत होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि असला वहीं से लेता है इंडिया, अमेरिका से लेता है, फ्रांस से राफेल ले रहा है, बाकी जगहों से ले रहा है। आपको पता है मैक्रोन का बड़ा सख्त स्टांस है इस पर, यूक्रेन की फेवर में है वो। अच्छा, तो वो जो है वो अब जो इंटरव्यू दिया है चीफ एडवाइज़र यूनस ने, जो कि उनके इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा है हसीना मस्ट 36 स्लाइड, हसीना मस्ट इज साइलेंट इन इंडिया टिल बांग्लादेश सीक्स हर एक्सट्रेडिशन। भारत में चुप करके बैठें जब तक हम उनकी बांग्लादेश वापसी का मुतालबा नहीं करते। ठीक है, और टू फेस ट्रायल फॉर एट्रोसिटीज़। और इसी को रिपब्लिक वर्ल्ड इंडिया का रिपोर्ट कर रहा है, हसीना मस्ट 37 मस्ट स्टे साइलेंट इन इंडिया टिल बांग्लादेश सीक्स हर एक्सट्रेडिशन। और साथ ही फिर इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक डिस्कम्फर्ट ओवर हसीना स्टेटमेंट्स फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश रिलेशंस इन इंडिया नाउ एट लो यूनस। अब मुझे ये बताएं कि ये अगर वहाँ से ये किस तरह से डॉट्स कनेक्ट होंगे। वहाँ से वो फाइनेंशियल टाइम्स ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया है, इधर से हसीना वाजिद, इधर से अमेरिका का विजिट हो रहा है, उधर से वो और बहुत सारे इश्यूज रीजन में चल रहे हैं। चाइना और अफ्रीकन नेशंस का जो फोरम हुआ है, 50 अफ्रीकन नेशंस जो मौजूद थी, चाइना ने $51 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का उसमें ऐलान कर दिया अफ्रीका में। $51 बिलियन मजीद, ये उससे तो बेहतर है जो असले के लिए दिया जा रहा था उसको, ज़ेलेंस्की को जो जंग हार गया सारा। ठीक है, तो 51 बिलियन की मजीद जो है वो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम ये देंगे। 35 स्लाइड कोट कर देते हैं एग्जैक्टली। 51 बिलियन और 1 मिलियन जॉब्स। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि
इसमें मिलिट्री एड भी है, यानी वहाँ पर जो है वो फ़ौजियों की भी ट्रेनिंग होगी, और बल्कि ये भी ऑफ़र हुआ है चाइना की तरफ से अफ्रीकन स्टेट्स को कि आप जो हैं वो हमारे साथ जो पेट्रोलिंग है और बाकी कामों में, एक्सरसाइज में भी हिस्सा लें। अमेरिका को आगे आना पड़ेगा। ये जो है ना, एक तो मिडिल ईस्ट ऐसे ही इन्होंने ये गज़ा के कत्लेआम को अलाउ किया, दूसरा ये है कि ज़ेलेंस्की के ऊपर मुझे नहीं पता क्या कैलकुलेशन थी, विक्टोरिया न्यूलैंड किधर गई हैं ये जंग छेड़ के, और तीसरा ये ख़त्म नहीं हुआ, ये इसको कितना बड़ा कत्लेआम हुआ और उसके बाद कैसी दुनिया इमर्ज होती है। ये कोई चीज़ क्लोज नहीं करके गए। आप देखिए ना, अफ़गानिस्तान का अभी तक मसला वो हल नहीं हुआ, एकदम से वहाँ से एग्ज़िट हो गया वो पाकिस्तान पे, यानी अल्लाह ना करे उतना तो नहीं हुआ जो कंबोडिया वाली बातें होती थी वहाँ से कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में काबू पा लेंगे हम दहशतगर्दी पे, लेकिन वो प्रॉपर क्लोज तो नहीं हुआ ना कि भाई दहशत उनके सरजमी से दहशतगर्दी हो रही है, क्या हो रहा है, पाकिस्तान को खुद बात करनी है, चाइना को करनी है, रीजनल पार्टनर्स को इन्वॉल्व करना है, क्या हो जाएगा। इशू ये है कि जो इसके ऊपर ये स्टांस है ना कि इंडिया रशिया के और करीब हो गया, ये रशिया के और करीब तो था तभी तो ये चैनल खोला, यही तो अमेरिकन कह रहे हैं, और इसके नतीजे में जो बाकी दुनिया है वो देखें, वो बाकी दुनिया का, मैंने आपसे कहा ना, गंदम लेना, तेल लेना, इसको छोड़ दें आप, मतलब आप कोई और, ये तो हर मुल्क दुनिया का कर रहा है, वो तो ओपेक प्लस का मेंबर है रशिया। इशू ये है कि सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज के ऊपर अगर ये स्टांस उनका उनके जो कुछ मीडिया का सर्कल जी कर रहे हैं कि देखो जी और हम रशिया के करीब आ गए, तो ये तो पाबंदियां लगेंगी। देखिए ना, रशिया कैसे सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज देगा जवाब में, या चाइना देगा, खैर चाइना तो छोड़ दें आप। मतलब इशू ये है कि आपने इसको एक प्रॉपर अंदाज में, ये सैंक्शंस की तरफ अमेरिका जा सकता है। देखें इसको बहुत प्रॉपर तरीके से डिप्लोमेटिकली कैसे हैंडल करते हैं वो। उधर से मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि हसीना को चुप करवाओ, वरना हम जो है इससे पहले कि हम बाकायदा यहाँ पे इसके ऊपर जो एट्रोसिटीज़ जो कत्ल हुए हैं, कत्ल के पता नहीं कितने मुकदमात कायम हो गए। हसीना वाजिद तो एक बिल्कुल एक बांग्लादेश के लिए नेख्वाहिशात हैं, उनके लोगों के साथ जो किए हसीना वाजिद ने, तो वो ये है कि पब्लिक ट्रायल के लिए वो कह रहे हैं कि इससे पहले हम मांगे, जब तक आपके यहाँ चुप करके बैठे, क्योंकि उसकी वजह से हमारे मुल्क के मामला तो ख़राब कर रही है। तो ये उधर से डॉक्टर यूनुस का स्टेटमेंट। ये सारी शख्सियात अब यूनाइटेड नेशंस के इजलास में अमेरिका में होंगी, वहाँ ये सवाल होंगे, और उससे पहले मुमकिन है एक आध कोई और चीज़ मीडिया में लीक हो, क्योंकि इसके ऊपर उनके मीडिया ने कोट तो कर दिया है, यूक्रेन का मीडिया भी कह रहा है, लेकिन एक रिस्पांस आना चाहिए मेरा ख्याल से डिप्लोमेटिक लेवल पे। यहाँ से नहीं होगा तो अमेरिका से बात होगी। कोई मामलात गड़बड़ हैं इस वक्त। मैंने कहा ना कि अमेरिका या कोई जो है इसको जाके राहुल गांधी कहेंगे कि भाई मैं तो नहीं था, मोदी ने किया है, या तो देखिए ना, या तो क्योंकि इंडिया तो पार्टनर है अमेरिका का, ये मोदी सरकार का क्या बनेगा आगे जाके, ये एक सवालिया निशान आने वाले दिनों में खड़ा हो सकता है कि अमेरिका क्या कैसे देख रहा है इंडिया अमेरिका रिलेशंस इस स्टेटमेंट के बाद, तो कि सेंसिटिव टेक्नोलॉजी दी है और हमारे ही खिलाफ दी है और हमारी ही टेक्नोलॉजी दी है। जी ये इसको एक डिप्लोमेटिकली प्रॉपरली इसको हैंडल करना चाहिए। ये मामला जो है ख़ास तौर पे ये किसी और तरफ चले जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।